यहाँ पर था 31 क्वेश्चन, वो है यदि रो बराबर 1 हो तो प्रतिगमन रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर कोरिलेशन का मान दिया हुआ है 1 कि r बराबर अगर 1 है तो दोस्तों हमारी प्रतिगमन रेखा का जो हमारा रेखाओं के बीच है वो एंगल क्या होगा, यदि r बराबर 1 दिया हुआ है। दोस्तों हमारे पास आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि यदि r बराबर 0 है, यदि r बराबर 0 है तो दोनों प्रतिगमन रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती है या एक दूसरे के दोस्तों लंबवत होती है। लेकिन दोस्तों ये जो 90 डिग्री का कोण है ये हमारा होता यदि r का मान 0 होता, लेकिन r बराबर दोस्तों यहाँ पर 1 दे रखा है। r का मान दोस्तों 1 कब होता है, जब एक ही प्रतिगमन रेखा होती है या प्रतिगमन रेखाएं एक दूसरे के संपाती होती है। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि इफ r इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, r बराबर प्लस माइनस 1, यदि r का मान +1 या -1 है तो दोनों प्रतिगमन रेखाएं एक दूसरे के संपाती होगी या दोनों प्रतिगमन रेखाएं एक ही होगी, एक रेखा दूसरे के ऊपर होगी, ये भी बोल सकते हैं, या बोथ रिग्रेशन लाइन आर कोइंसाइड, मतलब एक ही रेखा होगी। जब दोस्तों दोनों रेखाएं एक ही हैं, एक की रेखा के ऊपर दूसरी रेखा है, इसका मतलब उनमें कोई कोण नहीं होगा, एंगल आएगा 0 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों यहाँ पर आंसर सही होगा। वापस बता देता हूँ कि जब हमारे पास r का मान या तो +1 हो या -1 हो तो दोस्तों दोनों प्रतिगमन रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होती है, मतलब x ऑन y और y ऑन x रेखा एक ही रेखा होती है, वही रेखा x ऑन y होती है, वही रेखा y ऑन x होती है, वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, इस कारण उनके बीच का जो कोण है वो एंगल नहीं बनता है। तो एंगल दोस्तों हम यहाँ पर क्या भरेंगे कि उनके बीच कोई एंगल नहीं होता, एंगल आएगा 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32, यदि प्रतिगमन गुणांक bxy लेस देन 1 है तो प्रतिगमन गुणांक b/x का मान क्या होगा। रिग्रेशन कोएफिशिएंट दोस्तों आपको लेस देन 1 दिया हुआ है और दूसरे के बारे में आपसे पूछा है। दोस्तों एक प्रॉपर्टी आपने ये पढ़ी होगी कि यदि bxy ग्रेटर देन 1 है तो दोस्तों हम b/x के बारे में कह सकते हैं कि लेस देन 1 होगा, बट हम ये बोलते हैं दोस्तों कि कन्वर्स इज नॉट ट्रू, इसका विपरीत सत्य नहीं होता है। अगर मैं आपसे यहाँ ये कहूँ कि bxy लेस देन 1 है तो दोस्तों हम ये नहीं कह सकते कि b/x का मान ग्रेटर देन 1 होगा, ये दोस्तों हम नहीं कह सकते। अगर bxy का मान लेस देन 1 है तो दोस्तों b/x ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है और b/x लेस देन 1 भी हो सकता है। तो दोस्तों हमारा आंसर यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर ए भी दोस्तों हमारा गलत होगा, ऑप्शन नंबर बी भी गलत होगा, ऑप्शन नंबर सी भी गलत होगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा दोस्तों कि निर्धारित नहीं कर सकते। वापस समझिए दोस्तों, यदि bxy का मान 1 से बड़ा है तो हम ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि b/x 1 से छोटा होगा, लेकिन bxy अगर 1 से छोटा है, अगर लेस देन 1 है तो हम दोस्तों b/x ग्रेटर देन 1 होगा इसके बारे में कमेंट नहीं कर सकते कि इसका विपरीत सत्य नहीं होता है, वो 1 से बड़ा भी हो सकता है और 1 से छोटा भी हो सकता है। हम दोस्तों निर्धारण नहीं कर सकते, तो bxy अगर 1 से छोटा है तो ये बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, तो आंसर आएगा निर्धारित नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है दोस्तों, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या होता है दोस्तों, ये पिछले संगणक के एग्जाम में आया क्वेश्चन है। माध्य के चौथे परिघात की सहायता से गणना की जा सकती है। द फोर्थ मोमेंट अबाउट द मीन इज यूज्ड टू मेजर। दोस्तों आपने प्रथु शीर्षक पढ़ा होगा, आंसर आएगा इसमें प्रथु शीर्षक कर्टोसिस, क्योंकि कर्टोसिस निकालते हैं दोस्तों हम लोग β2 से, और β2 का फॉर्मूला होता है μ4/μ2 का स्क्वायर। ये दोस्तों β2 का हमारा होता है फॉर्मूला, और इसके बाद दोस्तों हम निकालते हैं गामा2 होता है β2 - 3। तो यहाँ पर दोस्तों कर्टोसिस निकालने के लिए β2 काम में आता है और β2 में μ4 का उपयोग होता है, और μ4 के बारे में यहाँ पूछा हुआ है कि द फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन या माध्य के चौथे परिघात, बात की जा रही है दोस्तों μ4 की। बात किसकी की जा रही है, μ4 की बात यहाँ पर की जा रही है। तो μ4 की सहायता से प्रथु शीर्षक की गणना की जाती है। ठीक है दोस्तों, μ4 की सहायता से दोस्तों क्या करते हैं हम लोग, प्रथु शीर्षत्व, या इसका एक नाम और है जिसे हम बोलते हैं दोस्तों कुकुदता।
या कुकुत्ता इंग्लिश में तो कर्टोसिस कहलाता है। तो म्यू4 की सहायता से हम कर्टोसिस की दोस्तों गणना करते हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 34। दोस्तों ये क्वेश्चन वास्तव में थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो ऐसे क्वेश्चनों को समय बचने पर ही आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपके 4 से 5 मिनट, आपकी कैलकुलेशन बहुत ही अच्छी होने पर भी 4 से 5 मिनट आपके कंज्यूम कर देगा और ऐसा होने पर आपके दूसरे क्वेश्चन छूटने की संभावना रहेगी। एग्जामिनर हर पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे डालता है जो बहुत ही लेंदी होते हैं। दोस्तों वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए एग्जाम के अंदर जो आप इजी वे में सोल्व कर पाएँ। ऐसे क्वेश्चनों के लिए हमें अगर समय बचता है तो बाद में रीअटेम्प्ट करना चाहिए। शुरुआती फेज़ में जब आप पहला बार पेपर अटेम्प्ट करें तो ऐसे क्वेश्चनों को स्किप करना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम पैटर्न के हिसाब से ही मैंने डाला है ताकि कौन विद्यार्थी इसको चूज़ करता है, कौन विद्यार्थी इसको स्किप करता है। तो जो इंटेलिजेंट विद्यार्थी होगा, समझदार विद्यार्थी होगा, वो फर्स्ट पेज में इस क्वेश्चन को जरूर स्किप करेगा क्योंकि दोस्तों बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। पर हम इसको यहाँ पर आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों निकालते हैं, इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर पूछा हुआ संयुक्त प्रमाप विचलन, क्या पूछा हुआ दोस्तों, संयुक्त प्रमाप विचलन पूछा हुआ है। तो सबसे पहले संयुक्त प्रमाप विचलन को निकालने से पहले यहाँ पर जो फिगर्स दिए हुए उनको फिगर आउट कर लेते हैं। दोस्तों किसी समूह के 50 पुरुष श्रमिकों की मासिक मजदूरी, दोस्तों पुरुष को मैं यहाँ पर पुरुष को मान लेता हूँ दोस्तों कि N1 हमारे जो है वो पुरुष है, तो N1 हो गया दोस्तों 50 और N2 हम फीमेल्स को ले लेंगे। तो किसी समूह के 50 पुरुष श्रमिक मतलब 50 मेल वर्कर्स हैं, उसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर उसके माध्य तथा प्रमाप विचलन क्रम से 6300 रुपये। तो यहाँ मैंने बोल दिया माध्य तथा प्रमाप विचलन, तो सिग्मा 1 और x1 बार, तो माध्य दोस्तों मैं ले लेता हूँ x1 बार और प्रमाप विचलन ले लिया मैंने सिग्मा 1। तो माध्य दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है 6300 और प्रमाप विचलन दोस्तों दिया हुआ है 900। जबकि दूसरे समूह की जो स्त्रियों की मासिक मजदूरी है दोस्तों उसमें 40 स्त्रियां दी हुई है, तो N2 हमारे पास 40 हो गया। माध्य तथा प्रमाप विचलन कम से माध्य दोस्तों इसको मैं x2 बार ले लेता हूँ, माध्य हमारे पास हो गया 5400 तथा 600 रुपये दोस्तों दे रखा है उसका प्रमाप विचलन। तो प्रमाप विचलन दोस्तों हो गया मेरे पास 600 रुपये। ये दोस्तों फिगर दिया हुआ है और आपसे पूछा हुआ है कि संयुक्त प्रमाप विचलन कितना होगा। तो दोस्तों संयुक्त प्रमाप विचलन का जो हमारा फॉर्मूला है वो फॉर्मूला दोस्तों हमारे पास है कि सिग्मा 1 2 बराबर N1 फिर x1 बार N1 D1 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस N2 D2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर डिवाइडेड में N1 प्लस N2। अब दोस्तों हमें यहाँ पर एक तो चाहिए D1। तो दोस्तों D1 स्क्वायर हमारा क्या होगा, D1 स्क्वायर होगा हमारे पास x1 बार माइनस x12 बार का स्क्वायर। अब दोस्तों x12 बार हमारा यहाँ पर क्या है, x12 बार है संयुक्त प्रमाप विचलन। दोस्तों संयुक्त प्रमाप विचलन में यहाँ से निकाल लेता हूँ कि संयुक्त प्रमाप विचलन इसका क्या होगा। तो x12 बार मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ। x12 बार का फॉर्मूला दोस्तों क्या हो जाएगा, N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार डिवाइड बाई N1 प्लस N2। ये दोस्तों संयुक्त समांतर माध्य का हमारा सूत्र है। दोस्तों इसको हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो x12 बार N1 हमारे पास दोस्तों है 50, तो 50 गुणा 6300 प्लस 40 गुणा हम कर देंगे दोस्तों 5400, 40 गुणा 5400 और डिवाइडेड में आएगा दोस्तों 50 प्लस 40। इसको इधर ले लेते हैं दोस्तों। तो हमारे पास x12 बार जो आएगा, x12 बार दोस्तों हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों, हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास आएगा 50 गुणा 6300 करेंगे तो हमारे पास आएगा दोस्तों 315,000, ये आएगा दोस्तों 315,000 प्लस 54 गुणा 4 करेंगे तो हमारे पास आएगा 216,000 डिवाइडेड में 90। दोस्तों एक जीरो हमारी यहाँ पर कट जाएगी जब इसको जोड़ेंगे। तो फाइनली हमारे पास जब सोल्व करेंगे तो आएगा दोस्तों यहाँ पर, या जीरो आप नहीं काटते हैं तो इसको टोटल कर लीजिए,
टोटल हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 5,31,000 डिवाइडेड बाई 90। तो ये दोस्तों हमारे पास आ गया फाइनली तो दोस्तों हमने यहाँ पर संयुक्त समांतर माध्य निकाल लिया है n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 50 गुणा 6300, 40 गुणा 5400, 50 प्लस 40 बराबर 90। तो ये हमारे पास आ गया दोस्तों 6500। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया दोस्तों 31,000, 3,15,000, 2,16,000, टोटल हो गया 5,31,000 में 90 का भाग देंगे तो 6500 दोस्तों हमारे पास संयुक्त समांतर माध्य आ चुका है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर करना क्या है, d1 स्क्वायर एंड d2 स्क्वायर निकालना है। दोस्तों d1 स्क्वायर हमारे पास क्या होगा कि x1 बार मतलब 6300 में से संयुक्त समांतर माध्य घटाना है। संयुक्त समांतर माध्य दोस्तों हमारे पास है 5900, तो इसका स्क्वायर करेंगे हमारे पास तो 6300 में से 5900 दोस्तों हमारे पास आएंगे तो हमारे पास आएगा 400 का स्क्वायर, और 400 का स्क्वायर दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 16 4 टाइम 0। ये हमारे पास हो गया दोस्तों d1 स्क्वायर। और सेम टू सेम दोस्तों हम यहाँ पर d2 स्क्वायर निकाल लेंगे। तो d2 स्क्वायर दोस्तों हमारे पास क्या होगा, d2 स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा x2 बार माइनस x12 बार का स्क्वायर। और दोस्तों x1 बार हमारे पास था 6300, x2 बार है 5400, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 5400 माइनस x12 बार अभी हमने दोस्तों निकाला है 5900 का होल स्क्वायर, ये बचेगा माइनस 500, तो हो जाएगा दोस्तों 25 4 टाइम 0। तो ये दोस्तों हमारे पास d1 स्क्वायर एंड d2 स्क्वायर सारी वैल्यू निकल चुकी है। अब दोस्तों हमें ये सारी वैल्यू यहाँ फॉर्मूले में पुटअप करनी है, और यहाँ पर दोस्तों एक रूट ओ लगेगा जो मैं लगाना भूल गया हूँ। तो एक रूट ओ यहाँ पर लगेगा और हम दोस्तों यहाँ पर कैलकुलेशन करके इसका आंसर निकालेंगे। दोस्तों लेंदी क्वेश्चन है, समय बचने पर ही ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं। एग्जामिनर हर बार एक ऐसा क्वेश्चन डालता है एग्जाम में, चाहे वो इंडेक्स नंबर में से हो चाहे यहाँ से हो, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को दोस्तों समय बचने पर ही आपको अटेम्प्ट करना है, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपको बहुत लेंदी समय आपका कंज्यूम कर देंगे और हो सकता है आप दूसरे क्वेश्चन छोड़ दो और इसका आंसर भी आपका नहीं निकलेगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में हम लोग। अब दोस्तों हम आगे इसकी कैलकुलेशन करते हैं, जो हमने फिगर्स निकाले हैं उन फिगर्स का यूज़ करते हुए। तो अब दोस्तों हम यहाँ पर जो फिगर लेंगे वो सारा फॉर्मूले में हम जो पुटअप करेंगे। तो दोस्तों हमारे पास हमें निकालना है सिग्मा 1 2। तो सबसे पहले n1 दोस्तों हमारे पास हमारे पास है दोस्तों, ये हमने यहाँ भी पुटअप किया है 40 n1 सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर। दोस्तों अगर हम ऊपर देखेंगे तो हमारे पास सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 दिए हुए हैं। दोस्तों सिग्मा 1 हमारे पास 900 दिया हुआ है, तो यहाँ पर रख देंगे 900 का स्क्वायर। सिग्मा 1 स्क्वायर हो जाएगा 900 का स्क्वायर, और 900 का स्क्वायर दोस्तों हमारे पास आएगा 81 4 टाइम 0 प्लस फिर आएगा दोस्तों d1 स्क्वायर। d1 स्क्वायर दोस्तों हमारे पास है 1,60,000, तो यहाँ पर दोस्तों 1,60,000 मैंने पुटअप कर दिया है। इसी तरह से दोस्तों हम लोग आगे की वैल्यू पुटअप कर देंगे। फिर आएगा प्लस n2 दोस्तों हमारे पास अभी हमने यहाँ भी रखा था, n2 है 40। फिर आएगा दोस्तों हमारे पास सिग्मा 2 स्क्वायर, और सिग्मा 2 स्क्वायर देखते हैं ऊपर क्या है हमारे पास दोस्तों, सिग्मा 2 स्क्वायर हमारे पास ऊपर है दोस्तों, यहाँ पर है सिग्मा 2 स्क्वायर ये दिया हुआ है। सिग्मा 2 है 600, तो सिग्मा 2 स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 600 का स्क्वायर, और 600 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 3,60,000 प्लस d2 स्क्वायर दोस्तों हमने यहाँ पर निकाला है, d2 स्क्वायर होगा 2,50,000, और डिवाइडेड में आएगा दोस्तों n1 प्लस n2। डिवाइडेड में हमारे पास आएगा n1 प्लस n2, और n1 है दोस्तों हमारे पास 50 प्लस 90, और इसका दोस्तों लगा देंगे रूट। ये दोस्तों इसको सॉल्व आउट कर लेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब हमें इसको फिगर आउट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 50 गुणा हमारे पास दोस्तों यहाँ पर जो है
8,10,000 और 1,60,000 इन दोनों को जोड़ देंगे, उसको 50 से गुणा कर देंगे, इसको 40 से गुणा कर देंगे। तो इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं हम। इस फिगर को हमें सोल्व करना है। फिगर थोड़ा बड़ा है, एग्जाम में हो सकता है छोटा फिगर भी आ सकता है, तो सॉल्व करना दोस्तों आपके लिए तब थोड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट फिगर है। 50 गुणा 8,10,000 और दोस्तों 1,60,000 दोस्तों हमारे पास टोटल मिला के हो जाएगा ये 9,70,000। ये हो गया दोस्तों हमारे पास 9,70,000 इंटू 40, 3,60,000 और 2,50,000 दोस्तों हमारे पास हो गया। ये हो जाएगा दोस्तों 000, 1 2 3 4, ये हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 6,10,000 हो जाएगा गुणा 6,10,000 और डिवाइडेड बाय दोस्तों करेंगे 90 से। लास्ट फिगर जो हमारे पास आएगा वो, अब दोस्तों हम इसको सोल्व करेंगे, हमारे पास 50 से इसको गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 0 लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 और 97 को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 485। इसी तरह से यहाँ भी 4 5 0 1 2 3 4 5 और 61 को 4 से गुणा करेंगे तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर आएगा 244 और डिवाइडेड में है दोस्तों 90। इन दोनों को टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा 244 प्लस 485 करेंगे तो दोस्तों ये आएगा हमारे पास 5 और 4 9, 4 और 8 12, 2 हासिल 1 4 2 6 729, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय दोस्तों करेंगे 90 का रूट लेना है, 0 से 0 कट के 9 से दोस्तों कट जाएगा 81 टाइम्स। अब हमारे पास दोस्तों फाइनल आ गया है, देखा जाए तो 8,10,000 का रूट, 8,10,000 का रूट आ गया है तो वो रूट हमारे पास आ जाएगा दोस्तों 900। तो हमारा जो आंसर आएगा संयुक्त प्रमाप विचलन का वो होगा दोस्तों 900 हमारा दोस्तों यहाँ पर आंसर सही होगा। लेंथी क्वेश्चन है दोस्तों, कम से कम इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 4 से 5 मिनट चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम तभी कर सकते हैं जब आपके पास टाइम हो, अदरवाइज दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में स्किप करने के लिए आते हैं। एग्जामिनर हमेशा क्वेश्चन ऐसा देता है कि क्या आप उस क्वेश्चन को पिकअप करते हैं या स्किप करते हैं। फॉर्मूला याद होने के बाद भी इस क्वेश्चन को स्किप करना ही बेहतर रहेगा। तो इसकी कैलकुलेशन एक बार आप चेक कर सकते हैं। स्टेप क्या है यहाँ पर, पहले संयुक्त समांतर माध्य निकालना है, फिर d1 स्क्वायर निकालना है, d2 स्क्वायर निकालना है, फॉर्मूला में पुटअप कर देना है, आपका दोस्तों यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो 900 दोस्तों हमारा आंसर यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है दोस्तों, प्रतिगमन गुणांक के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द रिग्रेशन कोएफिशिएंट। पहला स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, सहसंबंध गुणांक प्रतिगमन गुणांकों का गुणोत्तर माध्य बिल्कुल सही है। हम दोस्तों कहते ही हैं कि b/x इंटू bxy का जो गुणोत्तर माध्य है वो r के बराबर होता है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है दोस्तों। प्रतिगमन गुणांक मूल बिंदु एवं पैमाने के परिवर्तन से स्वतंत्र होते हैं। दोस्तों प्रतिगमन गुणांक मूल बिंदु से स्वतंत्र होते हैं लेकिन पैमाने के परिवर्तन से स्वतंत्र नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ आंसर सही रहेगा। रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट स्केल। तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है कि स्केल से भी स्वतंत्र होता है, तो स्केल से स्वतंत्र ये नहीं होता है। प्रतिगमन गुणांक केवल और केवल मूल बिंदु में परिवर्तन से स्वतंत्र होता है, स्केल से स्वतंत्र नहीं होता है। और आपसे पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो दोस्तों हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। तीसरा ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। अगर एक प्रतिगमन गुणांक 1 से अधिक है तो दूसरा प्रतिगमन गुणांक 1 से कम होगा। यह भी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा ही था कि यदि b/x 1 से बड़ा है तो दूसरा निश्चित ही 1 से छोटा होगा, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता, यह भी हमने वहाँ देखा था। तो ऑप्शन नंबर सी भी दोस्तों हमारा सही है, जबकि हमसे पूछा सही कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं कि प्रतिगमन गुणांकों का समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन द कोरिलेशन कोएफिशिएंट प्रोवाइडेड r इज ग्रेटर देन 0। दोस्तों r का मान
अगर 0 से बड़ा है तो सहसंबंध गुणांक का जो गुणोत्तर माध्य है, सहसंबंध गुणांक का समांतर माध्य, प्रतिगमन गुणांकों का समांतर माध्य, एक बार फॉर्मूले में लिख लेते हैं। इन दोनों का समांतर माध्य दोस्तों r से बड़ा होता है, ये हमें ध्यान रखना है। यदि r का मान ग्रेटर देन 0 हो और r का मान लेस देन 0 हो तो दोस्तों यहाँ पर r का मान अगर 0 हो जाए तो ये बराबर हो जाता है, और अगर r का मान नेगेटिव में हो तो हम यहाँ पर एक मोड का साइन और लगाते हैं। मेन प्रॉपर्टी हमारी दोस्तों ये है कि प्रतिगमन गुणांकों का समांतर माध्य सहसंबंध गुणांक से अधिक या बराबर होता है। लेकिन यदि r का मान ग्रेटर देन 0 है तो दोस्तों ये हमेशा बड़ा ही आता है, तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा सही है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तीनों प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पर सही है। प्रॉपर्टी नंबर बी हमारा यहाँ पर गलत है कि प्रतिगमन गुणांक मूल बिंदु एवं पैमाने में परिवर्तन से स्वतंत्र होता है। ये दोस्तों हमारा यहाँ पर आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, संख्याओं के दो समूह ए और बी के माध्य समान है और उनके प्रसरण गुणांक क्रम से 28 और 35 दिए हुए हैं। समूह ए का समूह बी के सापेक्ष मानक विचलन का अनुपात क्या है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेट ए टू बी? तो दोस्तों हमारा यहाँ पर क्या होगा, हमें यहाँ पर एक चीज दी हुई है कि दोनों के माध्य समान है। मतलब दोस्तों किस दे रखा है, एक्स ए बार बराबर एक्स बी बार। ये दोस्तों हमें यहाँ पर दिया हुआ है, एक्स ए बार बराबर एक्स बी बार हमें यहाँ पर दे रखा है। तो अगर हम देखेंगे दोस्तों सी बी ए और सी बी बी दोनों का सी बी का दोस्तों अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या आएगा, ऊपर आएगा सिग्मा ए बटा एक्स ए बार इंटू 100, नीचे आएगा सिग्मा बी एक्स बी बार गुणा 100। दोस्तों 100 से 100 कट जाएगा, एक्स ए बार से एक्स बी बार कट जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बराबर वैल्यू दे रखी, दोनों के प्रभाव विचलन बराबर है। मतलब दोस्तों दोनों प्रसरण गुणांकों का जो रेशो है वो हमारे पास आया है सिग्मा ए बटा सिग्मा बी के बराबर। मतलब जो प्रसरण गुणांक, मतलब जो विचरण गुणांक किसे हम ज़्यादा कहेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मतलब जो सी बी का रेशो है वही हमारे प्रमाप विचलन का रेशो है, मानक विचलन का रेशो है, स्टैंडर्ड डेविएशन का रेशो है। तो वही हमसे एग्जाम में पूछा है। तो सी बी का रेशो हमारे पास दोस्तों क्या है, सी बी का रेशो है ऊपर ए का सी बी है 28, बी का सी बी है 35 और ये हो जाएगा दोस्तों यही हमारे प्रमाप विचलन का या मानक विचलन का रेशो हो जाएगा। तो ये कट के हमारे पास 7 से कट जाएगा, 7 चौक 28 और 7 पंजो 35। दोस्तों हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 4/5। मतलब क्योंकि समांतर माध्य बराबर है तो समांतर माध्य कट जाएंगे। जो हमारा सी बी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का रेशो है वही रेशो हमारे प्रमाप विचलन का होगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा दोस्तों है 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, यदि लास्ट पेयर का मूल्य सूचकांक 121 तथा फिशर का आदर्श सूचकांक 132 है तो पाशे का सूचकांक क्या होगा? दोस्तों आपने पढ़ा ही होगा कि फिशर का जो सूचकांक है, फिशर का सूचकांक जो होता है वो लास्ट पेयर एंड पासे सूचकांक का गुणोत्तर माध्य होता है। इसी से दोस्तों हम ये क्वेश्चन कर लेंगे, यदि लास्ट पेयर का मूल्य सूचकांक 121 है तो लास्ट पेयर का तो दोस्तों मैंने 121 रख दिया, पाशे को पाशे रख दिया, रूट लगा दिया। और फिशर का आदर्श सूचकांक दोस्तों दे रखा है 132, ये हमें दिया हुआ है और पाशे का पूछा है। दोनों तरफ दोस्तों हम यहाँ पर स्क्वायर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 132 गुणा 132, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, इधर से रूट हट जाएगा 121 गुणा पी, मतलब पाशे का सूचकांक। दोस्तों पाशे का सूचकांक हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 132 गुणा 132 डिवाइडेड बाई 121। ये दोस्तों हमारे पास पाशे का सूचकांक हो जाएगा। ये 11 से कट जाएगा, 11 टाइम हमारे पास तो दोस्तों अब हम इसे काटना है। तो आप इसको हम अगर हम देखेंगे दोस्तों तो हमारे पास इसको हम काट देंगे तो हमारे पास ये कटेगा। अगर हम देखेंगे दोस्तों तो ये हमारे पास 12 टाइम्स, ये 12 टाइम्स और ये दोस्तों 11 करके हमारे पास 2 बार कट जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा पाशे का सूचकांक 144 निकल के आ जाएगा। तो बहुत इजी वे में दोस्तों हम इसका आंसर निकाल सकते हैं।
पर आपको याद ये रखना है कि दोस्तों दोनों को हमको इसको क्या करना है, दोस्तों हमने 2 बार इसको काटा है, एक बार 11 से काटा तो ये 12 बार कटा, फिर ये हमने वापस काटा दोस्तों इसको, तो ये इसको 11 गुणा 11 लिख लेंगे हम लोग, बात एक ही है, 11 गुणा 11 हमारे पास 121 होता है, तो 2 बार हमारे पास ये कट चुका है, एक बार 12 टाइम्स, तो हमारे पास आ गया 144। बहुत आसानी से दोस्तों इसका आंसर निकल जाएगा। ध्यान ये रखना है कि फिशर का जो सूचकांक है वो लास्पर और पार्शियल सूचकांकों का दोस्तों गुणोत्तर माध्य होता है, और इस तरह से दोस्तों हम इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ से दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन ये आता है कि आपको लास्पर और पार्शियल का दे देंगे, फिशर का निकालने के लिए पूछेंगे, तो वो भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यदि x चर, यदि यादृच्छिक चर x का मानक विचलन 10 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है, तो t बराबर x माइनस 10/5 का प्रसरण क्या होगा। बहुत ही दोस्तों ये शानदार क्वेश्चन है। हमें यहाँ पर जो दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, यहाँ दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, मतलब x का मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन x का दोस्तों 10 दे रखा है, और आपसे पूछा है x माइनस 10/5 का प्रसरण क्या होगा। प्रसरण को दोस्तों b से डिनोट करते हैं, तो आपसे पूछा x माइनस 10/5 का प्रसरण क्या होगा। दोस्तों क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, वेरिएंस ऑफ बराबर x माइनस 5/10/5, इस 5 को मैंने अलग अलग करके लिख लिया है। अब दोस्तों प्रसरण की प्रॉपर्टी क्या कहती है, वेरिएंस की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि प्रसरण मूल बिंदु में परिवर्तन से स्वतंत्र होता है और पैमाने में परिवर्तन से प्रभावित होता है। तो दोस्तों प्रसरण में अगर आपने एक प्रॉपर्टी इस तरह से देखी होगी कि वेरिएंस ऑफ x अपॉन a माइनस b अपॉन c, इसको कैसे खोलते हैं दोस्तों, यह है मूल बिंदु में परिवर्तन, तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, जोड़ घटाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और प्रसरण में से कोई भी कांस्टेंट या अचर जो बाहर आता है या संख्या जो बाहर आती है वो स्क्वायर में आती है, यह आ जाएगा 1/a², और यहाँ लिख देंगे वेरिएंस ऑफ x। इस तरह से दोस्तों ये हमारा खुलता है। तो अब हम इसको दोस्तों सोल्व करेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों इसको सोल्व करना है। यहाँ पर हमारे पास ये जो 10/5 है इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। जब वेरिएंस में से ये 1/5 जो डिवाइड किया गया है, या x में 5 डिवाइड किया है, या इसको 1/5 से गुणा किया, एक ही बात है, तो ये बाहर निकल के आ जाएगा 1/5 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा दोस्तों वेरिएंस ऑफ x, जैसे मैंने यहाँ पर किया है 1/a² वेरिएंस ऑफ x, और दोस्तों 1/5 का स्क्वायर हो जाएगा 1/25, और x का जो वेरिएंस है वो यहाँ से गुणा कर देंगे तो ये आंसर निकल जाएगा। अब दोस्तों x का प्रमाप विचलन 10 दे रखा है, तो वेरिएंस ऑफ x जो होगा वो x का स्क्वायर हो जाएगा, वो हो जाएगा 100। तो हम दोस्तों यहाँ 100 से गुणा कर देंगे, इसको 25 में भाग देंगे, 4 बार आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा आंसर सही होगा। अगर आपको ये प्रॉपर्टी आती है तो दोस्तों ये बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, विद इन 30 सेकेंड में आंसर निकालने वाला दोस्तों ये क्वेश्चन है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और भी इस तरह के क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज में आगे देखने को मिलेंगे, तो वहाँ भी और ये इस तरह की चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, यदि ये दोस्तों ASO 2000 जो लेटेस्ट अभी 2020 में हुआ है उसका ये क्वेश्चन है। बहुत ही दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी विद्यार्थियों को समस्या इसमें रहती है। यदि x पर y और y पर x की प्रतिगमन रेखा, दोस्तों यहाँ पर हिंदी में जो है वो समझने में आप गलती ना कर दें, ये x ऑन y रेखा नहीं है, यह है y ऑन x। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि x पर y इसको दो तरह से लिखा जाता है हिंदी में, या तो मैं इसको लिखूँ x पर y या लिखूँ y की x पर। ये दोस्तों दोनों एक ही बात है। जो स्वतंत्र चर होता है उस पर पर लगा होता है, तो दोस्तों ये रेखा है y ऑन x और ये रेखा है आपकी x ऑन y। पेपर में भी एज इट इज लिखा हुआ था, तो मैंने कोई चेंज इसमें नहीं किया है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो लेकिन दोस्तों हिंदी में कई बार हम लोग गड़बड़ कर देते हैं, इसको समझ लेते हैं x ऑन y, इसको समझ लेते हैं y ऑन x, जबकि दोस्तों x पर y ऑन x रेखा है, ठीक है दोस्तों, और y पर x यह है x ऑन y रेखा। क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पर अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो इंग्लिश में देखिए कि द रिग्रेशन लाइन y ऑन x, तो दोस्तों पहली रेखा है y ऑन x एंड द रिग्रेशन लाइन x ऑन y आर रेस्पेक्टिवली। और मैंने जब क्लास में विद्यार्थियों को पढ़ाया तो भी क्लियर किया था कि दो तरह से ये लिखा जाता है, या तो इसको लिख देते हैं y की x पर, और इसको दोस्तों लिख देते हैं x की y पर। तो मैं इसको y पर x की लिखूं या x की y पर लिखूं, दोनों एक ही बात है।
जिस पर लगा होता है, जैसे बाई पर, तो ये दोस्तों स्वतंत्र चर होता है और स्वतंत्र चर हमेशा बाद में आता है जो मिल से लिखते हैं। तो हमारी दोस्तों दो रेखाएं दे रखी है, पहली रेखा हमारे पास है y ऑन x और दूसरी रेखा है x ऑन y। तो y ऑन x रेखा दोस्तों हमारे पास क्या है एक बार देखते हैं। y ऑन x रेखा हमारे पास जो पहली रेखा है वो y ऑन x है। तो पहली रेखा है दोस्तों a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये दोस्तों पहली हमारी x ऑन y रेखा है, सॉरी y ऑन x है। अब दोस्तों अब अगर ये y ऑन x रेखा है तो इसे y के लिए सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें इसके रिग्रेशन कोफिशिएंट यहाँ पर निकालने हैं। तो y बराबर दोस्तों हम इसको सॉल्व करेंगे y के लिए, तो y को इधर रहने देना है, बाकी सब कुछ इधर भेज देना है। तो यहाँ पर मैं लिख दिया v1y बराबर माइनस c1 माइनस a1x। दोस्तों मैंने a1x और c1 को इधर भेज दिया है। अब हमारे पास y बराबर बचेगा माइनस c1 बटे b1 माइनस a1 बटे b1x। ये दोस्तों मैंने इसको क्या कर लिया है, मैंने इसको कर लिया है सॉल्व y के लिए, क्योंकि ये रेखा मेरी है y ऑन x, पहली रेखा मेरी है दोस्तों y ऑन x, और उस रेखा को मैंने y के लिए सॉल्व कर लिया है, मतलब y को इधर रहने दिया है, बाकी सब कुछ उधर भेज दिया है। इससे दोस्तों मुझे क्या मिलेगा, इससे मुझे मिलेगा रिग्रेशन कोफिशिएंट b बाई x। अब बताइए रिग्रेशन कोफिशिएंट b बाई x क्या होगा, जो x के साथ में है वही रिग्रेशन कोफिशिएंट मेरा b बाई x का, और x के साथ में दोस्तों हमारे पास है ये वाली वैल्यू, x के साथ में ये वाली वैल्यू है। तो b बाई x हो गया दोस्तों मेरे पास माइनस a1 बटे b1, ये मेरे पास b बाई x निकल के आ गया है। अब दोस्तों दूसरी रेखा मुझे लेनी है, दूसरी रेखा मेरी है x ऑन y। अब मैं ले रहा हूँ दोस्तों x ऑन y रेखा, और x ऑन y रेखा मेरे पास है दोस्तों, x ऑन y रेखा है a2x प्लस, ये है दोस्तों मेरे पास x ऑन y रेखा दे रखी है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दोस्तों मेरे पास यहाँ पर दी हुई है। अब क्योंकि ये x ऑन y रेखा है तो इसे सॉल्व करूँगा x के लिए, तो ये हो जाएगा दोस्तों a2x बराबर माइनस c2 माइनस b2y। अब x बराबर बच जाएगा दोस्तों मेरे पास यहाँ पे माइनस c2 बटे a2 माइनस b2 बटे a2y। दोस्तों इससे मुझे क्या मिला है, इससे मुझे मिला है रिग्रेशन कोफिशिएंट। इससे मुझे क्या मिला है दोस्तों, रिग्रेशन कोफिशिएंट, और वो मुझे मिला है bxy। bxy रिग्रेशन कोफिशिएंट दोस्तों क्या मिला है, ये हो जाएगा दोस्तों माइनस b2 बटे a2। ये दोस्तों रिग्रेशन दोनों कोफिशिएंट मैंने यहाँ पर निकाल लिए हैं, और अब हमारे क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों अब देखते हैं, क्योंकि अब हमें पता है दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट दोस्तों मैंने निकाल लिए हैं। अब आपने एक प्रॉपर्टी तो जरूरी पढ़ी होगी कि दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट, जो बोथ रिग्रेशन कोफिशिएंट है उनका जो गुणा होता है, मतलब दोस्तों आपने जरूर पढ़ा होगा कि b बाई x इंटू bxy, इन दोनों का जो गुणा है वो लेस देन एंड इक्वल टू 1 होता है। इन दोनों का गुणा क्या होता है दोस्तों, 1 या 1 से छोटा होता है। अगर मैं रूट लगाऊंगा तो r के बराबर होएगा, लेकिन रूट हटाऊंगा स्क्वायर कर दूंगा, तो r चाहे +1 हो या -1 हो उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो दोस्तों ये प्रॉपर्टी बहुत बार हमारे पास काम आती है, दोनों प्रतिगमन गुणांकों का जो गुणा होता है वो 1 या 1 से छोटा होता है। तो दोनों का गुणा दोस्तों हम यहाँ रख देंगे, तो b बाई एक्स का मान हमारे पास आया माइनस, दोस्तों हमारे पास b बाई एक्स की जगह यहाँ वैल्यू पुटअप कर देंगे, ये आया माइनस a1 बटे b1 इंटू माइनस b2 बटे, ये आएगा दोस्तों हमारे पास माइनस b2 बटे a2, और यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों लेस देन इक्वल टू 1। ये वैल्यूज दोस्तों मैंने यहाँ पर पुटअप कर दी है, और अब दोस्तों हम इसका आंसर निकाल लेंगे। माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस क्रॉस हो गया दोस्तों हमारे पास। अब दोस्तों ये हमारे पास बचेगा, गुणा करेंगे तो ऊपर आएगा कि a1 इंटू b1 बटे b1 इंटू a2 लेस देन इक्वल टू 1, और अब इसको दोस्तों इधर ट्रांसफर कर दीजिए, ये हमारे पास आ जाएगा a1 b1 इज लेस देन एंड इक्वल टू b1 a2। अब दोस्तों ये जो इक्वेशन हमने बनाई है ये हमारा आंसर सही होगा। एग्जामिनर अगर इस फॉर्म में दे
एग्जामिनर हो सकता है आपको इस फॉर्म में दे दे, इस फॉर्म में भी आपका आंसर सही हो सकता है, इस फॉर्म में भी आंसर आपका सही हो सकता है, दोनों एक ही बात है। अब देखिए दोस्तों हमारे पास कौन से ऑप्शन में ये आंसर हमें मिल रहा है। देखिए a1/b1 इज लेस देन इक्वल टू b2/a2, ये हमारे पास हमें मिला हुआ नहीं है, ये गलत है। तो अब देखिए ये वाला जो ऑप्शन नंबर डी है इस पर फोकस कीजिए कि a1b1 एक मिनट देख लेते हैं, कोई गड़बड़ तो हमने नहीं की है। a1b1 b2a2, ऑप्शन नंबर डी नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी देखिए। ये दोस्तों a1b2 है, सॉरी a1b2 और नीचे आएगा b1a2, तो ऑप्शन नंबर डी हाँ आप सही है, ये यहाँ पर a1b2 आएगा, a1b2। हाँ तो a1b2, देखो दोस्तों a1b2 छोटा होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर सही है, a1b2 छोटा होगा लेस देन किससे, b1a2 से, तो b1a2 या a2b1 लिखे, दोनों एक ही बात है, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारा आंसर सही होगा। इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको करना क्या है, एक बार वापस स्टेप देख लीजिए। ये दोस्तों ज़्यादा टफ क्वेश्चन ये नहीं है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट या फोटो ले सकते हैं। इस क्वेश्चन में दोस्तों हमने क्या किया है, दो रिग्रेशन लाइन जो हमारे पास दे रखी है उन दोनों से रिग्रेशन कोफिशिएंट निकाले हैं, और कोफिशिएंट निकालने के बाद उन दोनों कोफिशिएंट्स को गुणा किया है जो लेस देन इक्वल टू 1 आना चाहिए, और उससे दोस्तों हमारी ये इक्वेशन यहाँ पर निकली है। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और दोस्तों बहुत ही बेहतरीन ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपकी समझ को भी डेवलप करता है। अगर रिग्रेशन कोफिशिएंट में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तो वहाँ आर भी दोस्तों हम इसी प्रकार से निकालते हैं, दोनों रिग्रेशन लाइन से दो प्रतिगमन गुणांक निकालते हैं, और प्रतिगमन गुणांकों से ही दोस्तों हम आगे जाके आर भी निकालते हैं। तो यही दोस्तों उसी टाइप का ये क्वेश्चन है।